दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्जाम के बारे में सुन के अब प्रिपरेशन प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, बट मन में डाउट है कि क्या इस एग्जाम को मैं दे सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं एपीएफसी एग्जाम को देने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप एलिजिबल हो, आप ये वीडियो स्किप भी कर दीजिए, बट अगर नहीं पता है तो वीडियो आपके लिए क्लैरिटी लेकर आने वाली है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग डिफरेंट कोर्सेज में इंटरेस्टेड है एडुटैप के फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, बट आपको डाउट है कि भाई हमारा कोर्स कैसा होगा, तो दोस्तों इस डाउट को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक डेमो कोर्स डिजाइन कर रखा है। ₹1 पे करके आप हमारे मेन कोर्स का 48 घंटे का एक्सेस ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भाई हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस क्वालिटी से कवर किया है। ये डेमो कोर्स में एनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों 23 अगस्त तक हमारे सभी एडुटैप के एपीएफसी कोर्सेज पर एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, वन टाइम सेल चल रही है 56% की, जहां पर आप 56% डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे मास्टर कोर्स पे, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पे और टेस्ट सीरीज पे। आपको वन टाइम 56 कूपन कोड यूज करना है और ये कूपन कोड आप लोगों को 56% डिस्काउंट दिलवाने में हेल्प करेगा और ये कूपन कोड 23 अगस्त तक वैलिड है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की कि हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को हम किन किन पैरामीटर पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भाई एज एलिजिबिलिटी क्या है डिफरेंट कैटेगरीज की फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, कितनी एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी की, और क्योंकि एज एलिजिबिलिटी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वेरी करती है तो हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है स्टूडेंट है उनकी हम बात करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में एज लिमिट चेक करना चाहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि भाई 19 साल भी मेंशन नहीं कर रखी, 21 साल भी मेंशन नहीं कर रखी, तो डाउट ये आ जाता है कि भाई मिनिमम एज लिमिट क्या है इस एग्जाम के लिए। तो मिनिमम एज लिमिट यूपीएससी ने मेंशन नहीं करी है इन दी नोटिफिकेशन, क्योंकि मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं है और ये डिसीजन कि भाई आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं आपकी एज के लिए वो डिसाइड होगा एजुकेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा, बट अगर आप 19 साल के हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप 25 साल के हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो मिनिमम एज लिमिट एज सच नहीं है और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल डिसाइड कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट इज 35। आप 35 की एज तक इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। अगर आप 35 के हो गए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर 35 के नहीं हुए हो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे डिटेल। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है, आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अगेन 10 साल की रिलैक्सेशन है, आप 45 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आप ईपीएफओ एम्प्लॉई हो, आप यूटी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ओबीसी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे। आप 43 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। आप ओबीसी हो और पीडब्ल्यूबीडी भी हो तो आपको 13 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। आप 35 प्लस 13 48 तक की एज तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कंबाइंड रिलैक्सेशंस भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पॉसिबल केस हैं कि भाई क्या अगर मैं 35 से ज़्यादा का हूं तो मैं एग्जाम दे सकता हूं, नहीं दे सकते। अगर मैं 35 से छोटा हूं तो क्या एग्जाम दे सकता हूं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, आप दे सकते हो। अब मन में डाउट ये आता है कि सर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिसाइड होगा या कट ऑफ डेट क्या है ये जानने के लिए कि मैं एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, मतलब मेरी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। खासकर उन बच्चों को डाउट होता है जो 1991 में पैदा हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे अपनी एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। क्या डेट है? 11 सितंबर 2026। अब आप बोलेंगे कि सर ये डेट क्यों है, क्या ये 25वीं वर्षगांठ है 9/11 हमले की? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेट इसलिए है क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की एज पर दी नोटिफिकेशन वो ये है, और आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो इस पर्टिकुलर डेट पर चेक होती हैं, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग पे। ठीक है, तो 11 सितंबर 2026 को आपने चेक करना है कि आप 35 क्रॉस कर चुके हैं या नहीं क्रॉस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला बच्चा पैदा हुआ है 10 सितंबर 1991 को,
तो इस पर्टिकुलर डेट पर वो कितने साल का हो गया है? वो 35 ईयर 1 डे का हो गया है, तो वो एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई पैदा हुआ है 12 सितंबर 1991 को, तो इस पर्टिकुलर डेट पर वो 34 साल 364 दिनों का है, तो मतलब अभी वो 35 का नहीं हुआ है, तो वो एग्जाम दे सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है रिगार्डिंग द एज लिमिट। अगर आप ओबीसी हो तो आप इस पर्टिकुलर केस में अपने को 3 साल पीछे ले जाइए, यहाँ पर कोई 88 वाला होगा और यहाँ पर भी कोई 88 वाला होगा। अगर आप SC ST हैं तो और 2 साल पीछे चले जाइए, यहाँ पर 86 होगा, यहाँ पर भी 86 होगा। तो इस तरीके से आप एज लिमिट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 11 सितंबर 2026। क्लियर है? अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं ताकि आपको वहां पर भी कोई डाउट ना हो। अगर मैं बात करूं अदर बैकवर्ड क्लासेस की, 3 साल 38 की एज तक अप्लाई कर सकते हो, 38 की एज तक। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर, ईपीएफओ एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप 5 साल की रिलैक्सेशन रखते हो, आप 40 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी 10 साल की एज तक अप्लाई कर सकता है, 45 की एज तक वो अप्लाई कर सकता है। 10 साल रिलैक्सेशन है, 45 की एज तक अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट कैटेगरी की एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन है। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन और SC ST OBC ईपीएफओ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई 3 साल है फॉर OBC और SC ST के लिए 5 साल है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा होता है। और एज लिमिट फॉर ईपीएफओ एम्प्लॉय जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, कमीशन्ड ऑफिसर हैं और आपने 6 महीने कम से कम काम कर लिया है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है, ये भी क्लियरली मेंशन है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो दोनों के लिए ही देखो यहाँ पर यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, दोनों के लिए ही 5 साल की रिलैक्सेशन है और कंबाइंड रिलैक्सेशन भी है। अगर आप SC ST हैं तो 10 साल, अगर आप OBC हैं तो 8 साल, तो ये भी आपको प्रोविजन है। बट किसके लिए रिलैक्सेशन? जिनकी 3 साल कंटिन्यूअस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुकी है या फिर यूटी गवर्नमेंट में हो चुकी है। अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन है, बट यहाँ पर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% प्लस होनी चाहिए, तब जाकर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है वाली बात भी आपको? अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है और आपको फुलफिल करनी होंगी। अब दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन में 2 तरह की मेंशन कर रखी है। कौन कौन सी? एक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए अगर आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना है। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि इससे फॉर्म फिलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अगर है तो शायद आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिल जाए, बट एज सच फॉर्म फिलिंग इससे इफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, BA BCom BSc मैटर नहीं करता, अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने डिस्टेंस के थ्रू करी है, आपने रेगुलर करी है, आपके 40% थे, आपके 90% थे, कुछ मैटर नहीं करता, फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपके पास सर्टिफिकेट है। क्लियर है? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई अगर किसी के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको सुटेबल माना जाएगा मोर। बट क्या इसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे पड़ता है? नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी नहीं पड़ता। अगर ये नहीं भी है भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सिलेक्शन पे और ना ही आपको फॉर्म फिलिंग से रोका जाएगा। ये होनी जरूरी है, अगर है एग्जाम में सिलेक्शन भी ले सकते हो और एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो। अब दोस्तों कुछ डाउट बच्चों के मन में आते हैं। क्या डाउट आते हैं कि सर फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? देखो अगर अभी आपका जून जुलाई में 6 या 8 सेमेस्टर जो आपका फाइनल सेमेस्टर था अगर वो कंप्लीट हुआ हो और आपके पास 11 सितंबर से पहले 11 सितंबर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर इस डेट से पहले आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिए, बनवा लीजिए, क्योंकि यही आपको एलिजिबल बनवाएगा। क्या लर्निंग, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन वाले अलाउड हैं? बिल्कुल अलाउड है। अगर आपने ग्रेजुएशन इस मोड में करी तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। 40% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 60% वाले भी, 90% वाले भी, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन है। दोस्तों मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि आपको इस एग्जाम में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास है भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा,
आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपसे बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि 159 एस्पिरेंट्स जो 2023 में सिलेक्ट हुए थे, उनमें से सिर्फ एक बच्चे के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी, बाकियों के पास नहीं थी। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उस एक बच्चे की भी सिलेक्शन क्यों हुई थी? क्योंकि उसके मेरिट में काफ़ी अच्छा स्कोर था, मतलब उसने रिक्रूटमेंट टेस्ट में और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो आपको इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर APFC एग्जामिनेशन इफ यू आर ग्रेजुएट, बिकॉज दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ग्रेजुएट जो आपको सीधा क्लास से ऑफिसर बनने का मौका देती है। तो ये थी एलिजिबिलिटी कंडीशन। अभी भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहां पर अपना डाउट लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर डाउट। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर कोर्सेज यू कैन चेक अवर वेबसाइट, 56% का डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट 23 अगस्त के लिए वैलिड है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।